नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम इसरो एचएसएफसी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता सबसे अधिक होती है? ए एमसीबी, बी ओवरलोड रिले, सी ईएल एमसीबी एंड डी एमसीसीबी। तो शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है? शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी, शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम करंट होता है जो सर्किट ब्रेकर सेफली इंटरप्ट कर सके, यानी कि सर्किट ब्रेकर पे कोई डैमेज ना आए और वो मैक्सिमम करंट को इंटरप्ट कर सके। दैट मीन्स मैक्सिमम करंट इंटरप्टेड बाय सर्किट ब्रेकर विदाउट टेकिंग एनी डैमेज, इसे बोला जाता है शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं ईएलएमसीबी की, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की, तो ये किसके काम आता है? ये बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के काम आता है और जो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, तो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन के काम में नहीं आता है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ओवरकरंट कंडीशन से प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन जो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो एमसीसीबी के मुकाबले कम होती है, लेकिन ईएलसीबी के मुकाबले ज्यादा होती है। और ये लास्ट जो आता है एमसीसीबी, जिसे हम बोलते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है और ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के सबसे ज्यादा काम आता है। इस टेबल को भी आप ध्यान से देख लेना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करा गया है एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में कई सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे मैक्सिमम रेटेड करंट कितना है एमसीबी का 125 है, वहीं एमसीसीबी का कितना है 1600 है। ब्रेकिंग करंट आप देखेंगे तो एमसीबी का 18 है और एमसीसीबी का कितना है 200 किलो एम्पेयर। वोल्टेज की बात करें तो एमसीबी का 400 वोल्ट है और एमसीसीबी का कितना है 690 वोल्ट है। अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो एमसीबी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है और एमसीसीबी किसके लिए यूज होता है? कमर्शियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं इनके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमसीसीबी। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज द फेज शिफ्ट ऑफ एलवी with respect to HV in the vector group YY6 पावर ट्रांसफॉर्मर। वेक्टर समूह YY6 पावर ट्रांसफॉर्मर में LV का HV के संबंध में फेज शिफ्ट क्या होगा? A 30 डिग्री लीडिंग, B 30 डिग्री लैगिंग, C 0 डिग्री एंड D 180 डिग्री लैगिंग। आपको याद रखना है कि 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में मेनली 4 वेक्टर ग्रुप होते हैं। पहला वेक्टर ग्रुप होता है YY0। इसमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टार कनेक्टेड होती हैं और इनका जो फेज शिफ्ट होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो है YD1। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्ट होगी। अब इनमें जो फेज शिफ्ट होता है वो -30 डिग्री होता है। थर्ड आता है YD11, सेम इसमें भी रहने वाला है, प्राइमरी स्टार और सेकेंडरी डेल्टा। अब इसमें केवल चेंज क्या होगा? फेज शिफ्ट का होगा। फेज शिफ्ट कितना हो जाता है? इसमें फेज शिफ्ट हो जाता है +30 डिग्री। और फोर्थ ग्रुप आता है YY6। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार कनेक्टेड होंगी और जो इनका फेज शिफ्ट होगा वो 180 डिग्री होगा। एक टेबल भी है, इस टेबल को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ग्रुप है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर सिंबल क्या कहता है, YY0। तो YY0 में क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है, फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री है। नेक्स्ट इसी ग्रुप में आता है DD0, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों डेल्टा कनेक्टेड होंगी और यहाँ भी फेज डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री होता है। सेकंड जो आता है वेक्टर सिंबल क्या है? YY6, दोनों स्टार कनेक्टेड होंगे और जो फेज डिफरेंस होगा या फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो 180 डिग्री होगा। DD6 में डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और फेज डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। DY1 जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार होगी, फेज डिस्प्लेसमेंट -30 डिग्री। और अगर YD1 होगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार, सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा, फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी -30 डिग्री रहेगा। लास्ट आता है DY11। DY11 के केस में क्या होगा? प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी स्टार, फेज डिस्प्लेसमेंट +30 डिग्री। और YD11 के केस में क्या होगा? प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा, फेज डिस्प्लेसमेंट +30 डिग्री। तो इस टेबल को आपको याद करना है। तो YY6 से तो क्वेश्चन में पूछा गया है YY6,
तो y/6 के केस में क्या होता है, जो फेज शिफ्ट होता है वो 180 डिग्री होता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, when reading has to be noted during general insulation measurement by using insulation tester, time duration to be followed is। जब इंसुलेशन परीक्षक का उपयोग करके सामान्य इंसुलेशन माप के दौरान रीडिंग को नोट करना होता है तो पालन की जाने वाली समय अवधि क्या होती है। ए 10 मिनट, बी 1 मिनट, सी विद इन 10 सेकेंड एंड डी 15 मिनट। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं कि मेगर का काम क्या होता है। मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट। और जो इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन टाइमिंग होती है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन विद स्पेसिफिक टाइम। टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे पहले से निर्धारित की जाती है। और वो कितनी ड्यूरेशन होती है, वो ड्यूरेशन होती है 60 सेकेंड विच मीन्स 1 मिनट। अगर हम मोर देन 60 सेकेंड से इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या हो सकता है, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और अदर इंसुलेशन कंडीशन का इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कि रीडिंग में वेरिएशन हो सकता है। तो इसी वजह से मेगर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 54 है, वेयर इज सिंक्रोस्कोप यूज्ड। सिंक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है। ए अल्टरनेटर पैरेलल सर्किट, बी थर्मल इमेजिंग, सी ट्रांसफार्मर पैरेलल एंड डी मेजरिंग पावर क्वालिटी। सिंक्रोनोस्कोप एक डिवाइस होता है जिससे हम दो एसी पावर सोर्स को आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं। तो सिंक्रोनोस्कोप ये इंश्योर करता है कि दो जनरेटर जो हम यूज कर रहे हैं पावर सिस्टम में वो सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करें। टू जनरेटर शुड ऑपरेट एट सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेस एंगल। तो ये काम होता है सिंक्रोस्कोप का। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करा जाता है, इसका इस्तेमाल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर में करा जाता है। अब हम अल्टरनेटर को पैरेलल में इसलिए लगाते हैं ताकि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है पावर सिस्टम की वो इंक्रीज हो सके और जो पावर सप्लाई सोर्स है वो रिलायबल बन सके और लोड बैलेंसिंग भी इससे काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब 4 तरीके के मेथड होते हैं किसी भी अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करने के लिए। कौन से होते हैं वो, पहला मेथड होता है डार्क लैंप मेथड, दूसरा मेथड होता है ब्राइट लैंप मेथड, तीसरा मेथड होता है डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड और चौथा मेथड होता है सिंक्रोनस मेथड। तो इन 4 मेथड की मदद से हम अल्टरनेटर को पैरेलल सर्किट में यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेटर पैरेललिंग सर्किट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच पावर प्लांट कॉसेस मिनिमम पॉल्यूशन। कौन सा बिजली संयंत्र न्यूनतम प्रदूषण पैदा करता है। ए न्यूक्लियर, बी थर्मल, सी डीजल एंड डी सोलर। इसका आंसर आई होप सबने सही दिया होगा। जो सबसे कम मिनिमम पॉल्यूशन करता है वो होता है सोलर पैनल या सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो ये लाइट एनर्जी सोर्स है वो कौन प्रदान करता है, वो सन प्रदान करता है, सूरज प्रदान करता है। तो जब ये चीज सूरज प्रदान कर रहा है तो इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस जनरेट नहीं होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर वेस्ट को जनरेट करता है, वो काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, काफी ज्यादा हैजार्डस हो सकता है। थर्मल पावर प्लांट तो डायरेक्टली आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही जनरेट करते हैं और ये काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेम डीजल पावर प्लांट भी यही करता है। तो सबसे बेस्ट और सबसे कम पोल्यूशन कौन करता है, वो करता है सोलर पावर प्लांट। सो ऑप्शन नंबर डी सोलर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द फेज करंट इन अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज रेजिस्टिव लोड इज 5 एम्पियर। इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा देन व्हाट विल बी द फेज करंट। स्टार से जुड़े 3 फेज प्रतिरोधक लोड में फेज धारा 5 एम्पियर है। यदि उस लोड को डेल्टा में जोड़ा जाए तो फेज धारा क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार कनेक्शन की कुछ खासियत। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो फेज करंट होता है वो समान होता है लाइन करंट के, और जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज बाय √3। अब यहाँ पे फेज करंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो 5 एम्प दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, करंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। इसका फॉर्मूला होता है जो फेज करंट होगा डेल्टा में वो किसके बराबर होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट इन स्टार। ये फॉर्मूला होता है। तो स्टार का फेज करंट कितना है, 5 एम्पेयर है।
तो डेल्टा का फेस करंट कितना हो जाएगा 5 इंटू रूट थ्री, और रूट थ्री का मान कितना होता है 1.732, तो 5 इंटू 1.732 which is equals to approximately 8.66 amps. So ऑप्शन नंबर डी 8.66 एम्पियर यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हाट इज द परमिसेबल नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ पीवीसी इलेक्ट्रिकल, पीवीसी विद्युत धारा का अनुमेय सामान्य परिचालन तापमान क्या होगा? ए 70 डिग्री सेल्सियस, बी 60 डिग्री सेल्सियस, सी 90 डिग्री सेल्सियस एंड डी 50 डिग्री सेल्सियस। पीवीसी जिसे हम क्या बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज होती है वो अप्रॉक्स होती है 70 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर रेंज होती है जिसपे पीवीसी विदाउट एनी डिग्रेडेशन या इंसुलेशन फेलियर काम कर सकता है। अगर वहीं बात करें हम एक्सएलपी केबल की, उसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है वो अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू बैटरीज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैटरी से संबंधित नहीं है? ए इलेक्ट्रोलाइट, बी एम्पेयर आर, सी प्लेट एंड डी केवीए। देखिए इलेक्ट्रोलाइट कौन सा सब्सटेंस होता है? इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में वो सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट होता है और कई सारी केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होती है। एम्पेयर आर बैटरी की यूनिट होती है और ये दर्शाता है कि एक बैटरी के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैटरी के अंदर प्लेट्स भी होते हैं, ये कंडक्टिव प्लेट होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। केवीए क्या है? किलोवाट एम्पेयर, ये अपेरेंट पावर की यूनिट होती है। ये बैटरी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है, इसका इस्तेमाल अधिकतर एसी पावर सप्लाई में करा जाता है। सो बैटरी से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं होती है? वो होती है केवीए। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कैपेसिटर शुड बी डिस्चार्ज डैश, कैपेसिटर को कब डिस्चार्ज किया जाना चाहिए? ए थ्रू कंडक्टर, बी विद वन पोल अर्थिड, सी रजिस्टर एंड डी विद टू पोल अर्थिड। कैपेसिटर को रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करा जाना चाहिए। अब जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी को अचानक से रिलीज कर दिया जाए तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा या सर्किट को डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो रजिस्टर के थ्रू हम क्या करते हैं? हम रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है? कैपेसिटर के डिस्चार्ज की दर को लिमिट करता है, वो सडन तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है कैपेसिटर के अंदर, उसको ये स्लो डाउन कर देता है और इससे फायदा क्या होता है? इससे सर्किट प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा मदद मिलती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 60 है एन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप इज वर्किंग ऑन 415 volt 50 hertz LT supply for 10 hours. The load comprises lightning load of 1 kilowatt 0.9 power factor lagging, optical load on R phase heater, load 2 kilowatt UPF on Y phase and a 3-phase SCIM drawing 10 kilowatt 0.8 power factor lagging. How much energy is consumption by the workshop? एक औद्योगिक कार्यशाला 10 घंटे के लिए 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी आपूर्ति पर काम कर रही है। लोड में आर फेस पर 1 किलोवाट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग, ऑप्टिकल लोड की लाइटनिंग लोड, वाई फेस पर 2 किलोवाट यूपीएफ हीटर लोड और 3 फेस एससीएम ड्राइंग 10 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग शामिल है। कार्यशाला द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम हल्के हल्के डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम आर फेस ले लेते हैं। आर फेस में पावर कितनी है? 1 किलोवाट, टाइम कितना है? 10 घंटे। तो एनर्जी कंजप्शन कितना हो जाएगा? एनर्जी कंजप्शन पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी लिख देता हूँ मैं इसे यहाँ पे डायरेक्ट, पी इंटू टी। तो 1 इंटू 10 किलोवाट आर, ये हमारा पहला निकल के आ गया। अब दूसरा हम जाते हैं वाई फेस में। वाई फेस में पावर कितनी है? 2 किलोवाट, यहाँ पे है ना वाई फेस। और इन सब को कब तक इस्तेमाल करा गया है? इन सबको लगातार 10 घंटे तक इस्तेमाल करा गया है और टाइम यहाँ पे सेम रहने वाला है। कितना रहेगा? 10। तो एनर्जी कंजप्शन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 इंटू 2 20 किलोवाट आर। अब तीसरा है इसमें SCIM लोड। SCIM की फुल फॉर्म क्या होती है? कहीं को नहीं पता होगा, वो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसकी पावर कितनी है? 10 किलोवाट। कितने टाइम के लिए यूज करा इसको? 10 घंटे। तो एनर्जी कंजप्शन इसका भी कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 100 किलोवाट आर। अब तीनों को ऐड कर लेंगे,
टोटल कंजप्शन के लिए तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 20 + 100 विच इज इक्वल्स टू 130 किलोवाट आवर। अब आप सबको पता है कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होती है, तो 130 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होंगी 130 यूनिट, है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 130 यूनिट। क्वेश्चन दिखने में लेंथी है लेकिन ब्रेक डाउन करोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।